London Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. इतवार की एक और गमकती सुबह में जीवन आपका स्वागत कर रहा है। मौसम शमशाद बेगम की आवाज़ सा खनकदार हुआ जा रहा है। गुलाबों में रस कुछ अतिरिक्त आ गया है और उम्मीद करता हूँ कि ये जीवन में भी इतने ही लालित्य के साथ पहुँच रहा होगा। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का आज का एपिसोड कुछ अलग है। ललन टॉप से लगातार जुड़े साथी जानते हैं कि पिछले हफ्ते हम सब ललन टॉप अड्डा के उत्सव में आयोजन में मुब्तला थे। यहाँ पर देश दुनिया की कई हस्तियाँ आईं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई, जिन्होंने जनता के आपके कई सवालों के जवाब दिए। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के आज के एपिसोड की हमारी मेहमान हैं वो जो अध्यात्म, भक्ति, धर्म और नैतिकता का कुछ एक दशकों से देश को पाठ पढ़ा रही हैं, जो प्रिय हैं हमारे घरों की महिलाओं को, हमारे घरों की बालिकाओं को, जिनका किशोरी सा स्वरूप है। और ये कहते ही कृष्ण भक्ति मार्ग वालों को राधा रानी याद आती हैं, तो राम भक्ति मार्ग वालों को जानकी याद आती हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज की हमारी मेहमान हैं मशहूर प्रवक्ता। किस चीज़ की प्रवक्ता? धर्म की, अध्यात्म की, भक्ति की प्रवक्ता जया किशोरी जी। जया किशोरी ललन टॉप अड्डे में आई और आप दर्शकों के सवालों के विस्तार से जवाब दिए। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम देखिए और एक सूचना के साथ आपसे विदा लेता हूं। अमूमन हम इतवार की सुबह 9-10 बजे इस एपिसोड को रिलीज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इतवार की सुबह चुनावी परिणामों की गहमा गहमी में बीतने वाली है, इसलिए एपिसोड हम दोपहर के 2 बजे रिलीज़ कर रहे हैं। अगले हफ्ते से गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का सिलसिला पूर्ववत जारी रहेगा। आप देखिए आज का एपिसोड और अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराइए। हमें बताइए वो कौन सी हस्तियां हैं जिनके व्यक्तित्व को, जिनके कृतित्व को आप जानना चाहेंगे, सवाल पूछना चाहेंगे, जिनके मर्म को महसूस करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, जिसकी मेहमान है जया किशोरी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप कहती हैं कि धर्म की वजह से आपने अपना बचपन खोया। मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, मैं 6 साल की थी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैंने बहुत छोटी उम्र में रिजेक्शन क्या होता है, फेलियर क्या होता है, इंसल्ट क्या होता है, लोगों का आपको नकारना क्या होता है, ये मैंने बचपन में सीख लिया। डेयर टू ड्रीम मोमेंट आपका क्या था कि आपने आगे का सपना कैसे देखा? मुझे था कि मुझे तो करना है, मुझे मजा आ रहा है और मैंने अपने पेरेंट्स को यही कहा कि मैं डबल मेहनत कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं ये नहीं छोड़ूंगी। आपको स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पसंद है। मेरी कोशिश रहती है कि सोने से पहले मैं कुछ ऐसा देखूं कि मैं हंसते हुए सो। इधर बीच क्या सीरीज देख रही हैं? कौन सी मूवी हाल फिलहाल देखी? तक कुछ दिखी नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स? ना, नहीं। मैं थोड़ी देसी हूँ, मुझे अपने लोग नहीं दिखते तो मजा ही नहीं आता, पता नहीं। शादी वाला सवाल कितना ज्यादा कॉमन है आपके लिए? मैं इतना इरिटेट हो चुकी हूँ इस सवाल से कि मुझे मन करता है मुझे करना ही नहीं है। जया किशोरी के लिए राम और कृष्ण, इन दो स्वरूपों के बारे में वो क्या सोचती हैं? तो जब युद्ध जैसा समय आए तब श्री कृष्ण को सुनो, और जब मर्यादा की बात आए तब श्री राम को सुनो। जया जी प्रणाम। नमस्कार, थैंक यू। कैसी हैं? एकदम अच्छे, आप कैसे हैं? मस्त। आप सब कैसे हैं? राधे राधे। जया जी, जी मैं आपको जया जी कह के बुलाऊंगा हाँ इस जी। बातचीत में। और बिल्कुल। जो मेरे अंदर एक जिज्ञासा भी है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्च भी करते हैं, आप मुझे अपनी शुरुआती कहानी बता दीजिए कि जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आप कहती हैं कि धर्म की वजह से आपने अपना बचपन खोया, ये कहीं कहीं हमें लिखा मिलता है। नहीं नहीं, धर्म की वजह से नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, मैं 6 साल की थी। हाँ। तो मेरी जिंदगी का जो स्ट्रगल पीरियड था, जो आप संघर्ष का जीवन, और आप कोई भी क्षेत्र चुनिए, आपका कुछ साल संघर्ष में जाता है। मेरा संघर्ष बचपन का समय था। अच्छा। तो अब जब आप युवा बनने के बाद संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जवानी जीते हैं, बचपन जीते हैं, जवानी खो देते हैं। मैंने बचपन खो दिया। मैंने उस वक्त संघर्ष किया, मैंने मेहनत की, मैंने बहुत छोटी उम्र में रिजेक्शन क्या होता है, फेलियर क्या होता है, इंसल्ट क्या होता है, लोगों का आपको नकारना क्या होता है, ये मैंने बचपन में सीख लिया।
कैसे, थोड़ा बताएंगे इसको विस्तार से? जब आप संघर्ष करते हैं तो आपको हर चीज तुरंत नहीं मिलती, आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो आपको पता है वो लोगों तक पहुंचे, पर लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी चीज़ें जो हर क्षेत्र में आप देखते हैं, आपको चाहे आध्यात्म का भी क्षेत्र है, अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ भी, तो आपको देखना पड़ता है। एक लड़की होने के नाते थोड़ा शायद ज़्यादा देखना पड़ा कि आज भी उन कई लोगों को लगता है कि लड़कियों को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए, या लड़कियों को नहीं बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने उस उम्र में देखी जिस उम्र में आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि मतलब दुनिया ऐसी भी हो सकती है। मतलब ये कि लड़कियां प्रीचर न हो, फॉलोवर हो, हाँ जी, ये इस तरह की बातें आपने बचपन में जी। देखी। और वो मोमेंट क्या था आपका, वो एक कहते हैं डेयर टू ड्रीम मोमेंट आपका क्या था, कि आपने आगे का सपना कैसे देखा और ये रखी ये राह आप आगे चुननी है एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे? मतलब लीडर के तौर पे नहीं स्टैब्लिश होना चाहती होंगी, आप बातें कहना चाहती होंगी, अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहती होंगी, तो वो आपका डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था? एक्चुअली मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था। जैसे आपको हर चीज़ में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, तो डिसएडवांटेज मेरा था काम इतनी जल्दी शुरू करने का कि बचपन खो दिया, या बहुत जल्दी आप मैच्योर हो गए कि आपका बचपना थोड़ा जल्दी चला जाता है क्योंकि आपने दुनियादारी देख ली, दुनिया कितनी बुरी हो सकती है, कितनी अच्छी हो सकती है। अगर वो 8 साल की बच्ची को भी ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसा हम बड़े होने के बाद तो चलिए मानते हैं कि आपको फेलियर आप देख रहे हैं, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है या आपको इंसल्ट किया जा रहा है, पर अगर 8 साल की बच्ची को किया जा रहा है तो उस वक्त ये आपको लगता है कि इस एज में अगर ये है तो बड़े होने के बाद तो दुनिया क्या क्या कर सकती है। तो वो सब डिसएडवांटेजेस में मेरे आते हैं, पर एडवांटेज ये है कि इन चीज़ों को मैंने सीरियसली नहीं लिया उस वक्त। मुझे था कि मुझे तो करना है, मुझे मज़ा आ रहा है जैसे एक बच्चा खेल रहा है और उसको खेलने में मज़ा आ रहा है, तो वो गिरेगा भी, चोट भी लगेगी, लेकिन वो चोट की वजह से घर पे नहीं बैठेगा, वो भले ही पट्टी बांधने घर पर आ जाएगा और उसको फिर खेलने जाना है, उसको फिर मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे उस काम में मज़ा आ रहा था और मैंने अपने पेरेंट्स को यही कहा कि मैं डबल मेहनत कर लूँगी। आप मुझे बोल रहे हैं पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, डिग्री लेना पड़ेगा, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैं सब कर लूँगी, मैं ये नहीं छोड़ूंगी, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो एक एडवांटेज था कि उस बच्चे को मैंने फिर आज तक मरने नहीं दिया कि मेरा काम प्रॉब्लम कितनी आए मुझे पता है, मुझे किक इसी काम से मिलता है, तो ये तो मैं नहीं छोड़ने वाली। अब आप मुझे कितना भी पीछे हटाइए, मैं डबल स्पीड से वापस भाग कर आऊंगी, पर मैं आऊंगी जरूर। अच्छा, चूंकि आप स्पीकर हैं, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, मतलब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जिज्ञासा, मुझे जितना पता चला है, हो सकता है मैं गलत भी नहीं हूँ, कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पसंद है। मुझे एक्चुअली ये सॉरी, मैंने अपनी ऑफ द रिकॉर्ड वाली बातचीत को यहाँ पे ले आया मैं। नहीं नहीं, सच में मुझे बहुत पसंद है और मुझसे पहले ही आकर गए हैं जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में आते हैं। तो जी मुझे बहुत पसंद है और उसका रीज़न एक्चुअली है कि मेरी कोशिश रहती है कि सोने से पहले मैं कुछ ऐसा देखूं कि मैं हंसते हुए सोऊं। ओके। तो जब मैं सुबह उठूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट पहले से ही रहती है। मैं कोई भी टेंशन लेकर सोना नहीं चाहती, मैं कुछ भी ऐसा सोच कर सोना नहीं चाहती कि आपको सोने से पहले ही टेंशन हो रही है। तो सोने से पहले मुझे ऐसा लगता है मुझे हंसना है, मुझे मेरा मूड थोड़ा सा लाइट करना है, क्योंकि दिन भर आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप डीप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा रात तक जाते जाते एग्जॉस्टिंग हो सकता है आपके लिए। तो सोने से पहले मुझे लगता है थोड़ा सा मूड लाइट हो जाए, और उसके लिए कॉमेडी से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। और ख़ास करके कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत रिलेटेबल बात करते हैं, जो घरेलू बातें करते हैं कि घर में माँ बाप क्या कर रहे हैं और भाई बहन क्या कर रहे हैं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। फेवरेट कॉमेडियन के नाम बताने हो तो? मैंने अभी हमने सेशन किया तो मैंने कहा मैं फेवरेट किसी को नहीं बनाती क्योंकि जब आप फेवरेट बना देते हैं तो आप किसी ओहदे पर बैठाते हैं और आपको लगता है कि अब तो ये मेरा फेवरेट है और ये मेरे हिसाब से चीज़ें करेगा, और जहाँ वो कुछ भी इधर उधर करता है मुझे दुख होने लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो फेवरेट नहीं, मैं कई लोगों को, तो उसमें से एक नाम जो आप अभी आपके गए तो हर्ष गुजराल जी है, बस्सी जी है, जाकिर खान जी है, और अभिषेक उपमन्यु जी है, गौरव गुप्ता जी है, आकाश गुप्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब बहुत रिलेटेबल कॉमेडी करते हैं, घरेलू बातें, तो मुझे इनमें बड़ा मज़ा आता है। कॉमेडी भी नहीं देखती मैम, बात और भी है ऐसा, तुम लोग जो सोच रहे हो ना ऐसा नहीं है।
और आप लोग केवल कॉमेडी में फोकस कर रहे हो। मैम आप, मुझे पता चला है कि आप OTTs पे भी समय बिताती हैं काफ़ी। देखिए, मैं एकदम नॉर्मल लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, तो मेरा करना कुछ स्पेशल नहीं हो जाता। आई थिंक यहाँ हर बच्चा स्टैंड अप कॉमेडी देखता है, OTT वेब सीरीज देखता होगा, इधर भी मूवीज क्या देख देखता रही हैं? होगा, तो मैं भी बिल्कुल आप जैसी हूँ। आप मुझे एलियन मत मानिए और अगर मैं कुछ आपके जैसा कर लूँ तो आपको लगे ओ माय गॉड ये क्या, ये भी करते हैं। आप जैसे हैं वैसी ही मैं हूँ। बस एक एडिशन है, मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है, मुझे स्क्रिप्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने स्क्रिप्चर से बहुत कुछ सीखा है, जिस वजह से आज मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं और मुझे पता चलता है कि आज का यूथ उन चीज़ों से लड़ रहा है। तो बस ये एक एडिशन है कि मुझे जो पसंद आ रहा है मैं वो कर रही हूँ और उसे जो सीख मिल रही है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी मुझ में और आप में कोई चेंज नहीं है। वाह। इधर बीच ऐसे सवालों का जवाब देती हैं क्या कि इधर बीच क्या सीरीज देख रही हैं, कौन सी मूवी हाल फिलहाल देखी? हाँ बिल्कुल, पर अभी मुझे रिसेंटली कुछ याद नहीं है क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ देखा हो, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि अब हाँ थोड़ा सा हेक्टिक, ये विंटर्स हमारा थोड़ा सा हेक्टिक चलता है, काफ़ी भाग दौड़ होती है, तो अभी मुझे लास्ट याद नहीं मैंने क्या देखा है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा, कॉमेडी तो मैं रोज़ देखकर कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है, तो पुराना भी देख लेते, नया नहीं भी निकला होगा तो वापस वही चीज़ें घूम घूम कर आप देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी आई थिंक अभी तक बेस्ट इज स्पेशल OPS या ऑप्स क्या बोलते हैं, स्पेशल हाँ, ऑप्स। तो वो मेरा अभी तक का फेवरेट रहा है। मुझे उससे बेहतरीन चीज अभी तक कुछ दिखी नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स ना, नहीं। मैं थोड़ी देसी हूँ हाँ सॉरी, मुझे हिंदी माने प्रॉपर हिंदी, ट्रांसलेट अपने करी यहाँ भी बना हिंदी हुआ। नहीं। मुझे देसी मूवीज, देसी वेब सीरीज पसंद है, मैं इंग्लिश ज़्यादा देखना पसंद नहीं करती। मुझे अपने लोग नहीं दिखते तो मज़ा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों अच्छा, जब आप कथा कहती हैं तो या पब्लिक स्पीकिंग में, तो इस तरह के सवाल आपके सामने आते होंगे, मैं आई एम श्योर आते होंगे, इसलिए मैं क्या आते होंगे टाइप पे लगा के अपने आप को बरी कर रहा हूँ, ठीक है। आते ही होंगे कि मनचाहा प्यार कैसे पाएं, शादी कब होगी, एग्जाम कैसे निकलेगा, बच्चा कब होगा, मुंडन जनेऊ कब होगा, क्या जवाब देती हैं आप? हाँ, मैं एक आंसर आपको देती हूँ, बाकी मैं सबको यही कुछ कहती हूँ। तो एक बार मुझे एक पेरेंट ने आकर कहा कि मेरे बच्चे के एग्जाम्स है तो इसके सर पर हाथ रख दीजिए ताकि इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ये टॉप करें। तो मैंने बोला मैंने ही नहीं किया अगर मेरे ही ब्लेसिंग से टॉप हो जाता कोई इंसान, मैं पहले खुद को ब्लेस नहीं करती, तो मेरे ही कभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं आपको क्या ब्लेसिंग दूँ उस चीज़ के लिए। तो वही बात दूसरी चीज़ों के लिए भी, कोई बच्चे के लिए, कोई प्यार के लिए, कोई शादी के लिए, मेरी नहीं हुई अभी तक, तो मैं क्या आपको शादी का आशीर्वाद दूँ, मेरे ही अते पते नहीं है अभी तक कुछ। तो आई थिंक मैं कर्म पे भरोसा करती हूँ और मैं कोई गुरु या पंडित हूँ नहीं कि मैं इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी रखती हूँ, तो मुझे ओपनली ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं आती या डर नहीं लगता कि मेरा काम कम हो सकता है। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे नहीं पता आपका भविष्य क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, बिल्कुल नहीं। आप मुझसे मेहनत की बातें पूछिए, वो मैंने करी है। आप मुझसे पूछिए आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, अपने परिवार को बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं कंटिन्यूसली काम करती हूँ, तो मैं उस पर आपको राय दे सकती हूँ। अच्छा, शादी वाला सवाल कितना ज्यादा कॉमन है आपके लिए? ये मेरी लिस्ट में नहीं था, पक्का इतना कॉमन है कि अब मुझे लग रहा है कोई पूछता है तो अभी तक तो मैं कहती थी हाँ मैं करूंगी, बट अब मैं इतना इरिटेट हो चुकी हूँ इस सवाल से कि मुझे मन करता है मुझे करना ही नहीं है ओके। आपसे ये सवाल थोड़ा सा वैसा है कि दूरगामी किस्म का है। आप भारत को कैसा देखना चाहती हैं आगे आने वाले 10 सालों में, एक समाज के तौर पे इस देश को कहाँ देखना चाहती हैं? क्योंकि इस देश में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है और हर देश में होती है, हमारे ही देश में नई बात नहीं है। और जब हम इसके पहले इस अड्डे के पहले दिन मैंने आचार्य प्रशांत से बात की थी, तो उनके पास आध्यात्मिक और धार्मिक होने के अपने अलग किस्म के तरीके हैं और आपके पास अलग किस्म के होंगे। आप अपने तरीकों से भारत को किधर जाता हुआ देखना चाहती हैं, या किधर, किस मंजिल पे देखती हैं देश को? आई थिंक आप हर क्षेत्र में यही चाहते हैं कि आप हर तौर से खुश रहे, एक खुश देश हो जहां आप
आपके कल्चर को भी जिंदा रखे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉडर्निज्म और कल्चर ये बैलेंस में अगर जाए तो जिंदगी और देश दोनों को बेहतर बना सकता है। तो पूर्ण रूप से भी ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगी मॉडर्निज्म खत्म हो जाए जिसमें टेक्नोलॉजी भी आती है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से सिर्फ यही नहीं, बाहर पूरे देश में या विदेश में भी लोग हमें देख सकते हैं। ये मॉडर्निज्म है कि आपने टेक्नोलॉजी को अपनाया, आप जो डेवलपमेंट के तौर पर बढ़ रहे हैं, पर उसके साथ कल्चर खत्म ना हो। तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में भी अगर आपको आगे बढ़ना है, लेकिन सही क्या रास्ता है ये आपको कल्चर सिखाता है, और लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ना है ये आपको मॉडर्निज्म सिखाता है। तो ये अगर बैलेंस में है तो चाहे देश है चाहे इंसान आगे ही बढ़ेगा। तो ये बैलेंस देश अगर बनाकर चले तो भारत आई थिंक वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है। मेरा आखिरी एक सवाल और फिर हम ऑडियंस के सवाल लेंगे। आई होप हमारे दोस्त सब सारे साथी माइक के साथ तैयार होंगे। दो परिचित स्वरूपों के बारे में, भगवान के दो परिचित स्वरूपों के बारे में बात करना चाहूँगा, एक राम और एक कृष्ण। मैंने महाभारत पढ़ी है, तो कृष्ण को एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति के तौर पे और धर्म की रक्षा के लिए, वो हर एक स्टेप उठाने के लिए वो एक व्यक्ति, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है हमारे जीवन में जो सब कुछ करने की सलाह देता है कि कब क्या कदम उठाने हैं। राम को देखता हूं तो एक वो अलग दिशा में लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी राह है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह उनको स्थापित किया जाता है। जया किशोरी के लिए राम और कृष्ण, इन दो स्वरूपों के बारे में वो क्या सोचती हैं, प्लीज बताएं मैम। पहला तो दोनों ही भगवान हैं, तो सीख आपको दोनों से कोई भी कम ज्यादा हो नहीं सकता। अगर आप दिमाग में ये रखें कि अवतार तो विष्णु के ही है दोनों, और समय अनुसार उन्होंने अवतार लिया। जब श्री राम आए तब समय वही था कि सिखाया जा सके कि मर्यादा में जीवन जीना कैसे है, लेकिन जब श्री कृष्ण आए तब समय ऐसा हो गया कि सिर्फ जी कर सिखाने से लोगों को समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा रास्ते पर लाना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि श्री राम कहे कि तुम कैसे भी, मैं अच्छा हूं, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहे तुम जैसे, मैं उसका डबल, तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, और तुम बुरे तो मैं बताता हूं बुराई होती क्या है। लेकिन ये समय समय की बात है, तो मेरे लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं सीख ग्रहण करती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जहां श्री राम की सीख आपको ज्यादा बेहतरीन साबित होगी, कि जैसे मान लीजिए कब थोड़ा पीछे हटना है, कब मर्यादा ज्यादा आपके लिए जरूरी है, कब सिर्फ लड़ाई करना या बोलना जरूरी नहीं, कब चुप रहना ज्यादा जरूरी है, ये श्री राम से सीखिए। कई बार अपने मेंटल पीस के लिए आपको चुप रहना जरूरी रहता है, हर वक्त लड़ना, अपनी बात सामने रखना, जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं है तो शायद अपने आप को ही टॉर्चर करना होता है। जैसे हम कहते हैं मूर्खों के सामने ये कह देना कि वो सही है ज्यादा अच्छा होता है, ना कि आप उससे लड़ते रहे क्योंकि वो मानने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा उसको सही बोल के छोड़ दो। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपको जरूरी है श्री कृष्ण की सीख लेना। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी लाइफ में अर्जुन जैसी सिचुएशन आए तो अर्जुन को तो श्री कृष्ण ही सिखा सकते हैं युद्ध जीतना कैसे है। तो जब युद्ध जैसा समय आए तब श्री कृष्ण को सुनो, और जब मर्यादा की बात आए तब श्री राम को सुनो। वाह मैम, जब हम इस सेशन पे बढ़ रहे थे ना, तो इन लोगों ने समेकित रूप से एक गुजारिश की थी कि जया किशोरी जी आएंगी तो उनसे गाना जरूर गवाइएगा। मतलब कोई काट भी नहीं पाएगा इस बात को, मैं झूठ बोल रहा हूं इनके मुंह पे, लेकिन ये काटेंगे नहीं। प्लीज मैम, आप भजन गाती हैं, कोई भी गीत, भजन भी गा सकती हैं, कोई भी गीत जो आपको पसंद है वो भी गा सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए। यार ऐसे गाना गवा रहे हो तुम लोग ऐसे, हाँ आराम से आराम से। अरे क्या बात। आइए, चलिए आ ही रहे हैं तो ये तो काफी चल रहा है, और खुशी है मुझे इस बात की कि मैं जहां जाऊं मुझे लोग अपने जैसे ही दिखते हैं जो इस बात से खुश है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। श्री राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब हम सवाल लेंगे। हेलो, राधे राधे दी। मेरा नाम तनु है। मैं मतलब मेरी लाइफ के 2 ड्रीम है, एक तो मेरी सक्सेस और दूसरा आपसे मिलना। मतलब जब आप सवाल पे आइए मैम, सवाल पे मतलब आइए। मैं एक आपके ही स्टेप्स फॉलो करते हुए आगे चल रही हूँ। तो मैं ना बहुत इमोशनल लड़की हूँ, मतलब मुझसे किसी का दुख मतलब इतना देखा नहीं जाता। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ कि जो मैं स्टेबल खुद भी हो जाऊँ और जो मैं देख रही हूँ मैं उसे भी स्टेबल कर सकूँ। ये तो देखिए, बैठ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप इमोशनल है, तो आपके अंदर की दया जिंदा है। और जब तक दया जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। जिस दिन लोगों के अंदर दया खत्म हो जाएगी, इंसान कहलाने के लायक नहीं बचेगा। तो अच्छी बात है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, जो हम गीता जी की सीख है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो जहाँ जहाँ आप कर्म कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, करिए। जहाँ नहीं कर सकते वहाँ उसके लिए प्रे करिए कि मैं नहीं मदद कर रही तो वो बैठा है वो करे मदद। तो मदद के लिए या तो खुद चलो या उसके लिए प्रार्थना करो। तो इमोशनल होना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है कि आप सोचिए मैं बहुत इमोशनल हूँ तो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। मैम, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि खुद से वो दुखी हो या खुद को दुख में रखे। ये कह देना बहुत आसान है कि मतलब खुद को कंट्रोल कर लो, आराम से रखो। अच्छे, आपकी भी बहुत सारी बातों में कि मन पे अपनी इच्छाओं को रोको, कंट्रोल करो उसके ऊपर। मैम, वो कंट्रोल करें कैसे? देखिए, पहली चीज तो मानना कि कठिन है लेकिन करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए, आप खुद ही जो बोल रहे हैं आपको सुनना है, आपका दिमाग वो सुन रहा है। मैं जब ये कहती हूँ कि करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मतलब है कि दिमाग को बोलना कि आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप उसको बताएंगे क्या करना है। वरना अगर आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स और उसके हिसाब से चलते जाएंगे तो वो तो जहां आपको बहकाव में लेके जाएगा वहां बहते चले जाएंगे। लेकिन ये अपने आप को बोलना कि कब क्या जरूरी है, ये मैं बोलूंगा और वो करना पड़ेगा। लेकिन ये कठिन है, क्योंकि अर्जुन गीता जी में कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आप जो कह रहे हैं वो इजी तो है नहीं, वो तो इतना टफ है कि अर्जुन कहे मैं हवा को काबू कर लूं, मैं दिमाग को नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा मैं जानता हूं और मैं जो करने को कह रहा हूं वो बहुत कठिन है लेकिन करना पड़ेगा। ये अपने आप को बोलना बार बार, ये याद दिलाना, क्योंकि आप देखिए खुद बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये बोलना, ये कंटिन्यू आप ऐसी फील्ड में जा रहे हैं नेगेटिव में जहां आप खुद बोल रहे हो कि ये हो नहीं सकता। मैं बोल रही हूँ खुद को बोलना है कठिन है लेकिन करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। जब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और ध्यान भटक गया तो वापस दिमाग को लेकर आओ, बोल के नहीं जाना है, ये जरूरी है। तब ये नहीं बोलना मन भटक गया क्या करें। ये जो आप लाइटली ले रहे हो ना चीजों को और खुद ही खुद को गलत बोल रहे हो, वो दिमाग सुन रहा है और दिमाग वही कर रहा है, दिमाग आपको सुनता है। जब कहोगे मुझे ये काम करना है तो दिमाग आपको सॉल्यूशंस करने के देगा। जब कहोगे बहुत टफ है नहीं होगा तो वो आपको वही सॉल्यूशंस देगा जो आपको बताएगा ये कितना टफ है। वो आपके बोले बोले काम कर रहा है, कैसे चलाना है ये आप देखिए। जया जी, मेरा एक सवाल है। जब आप अपनी कविताएं करते अपनी कथा करते हैं तब आपके सामने आपके परिवारजन या गुरुजन जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया था वो होते हैं, तब आप अपनी कथा कर रहे होते हैं तो आपको कैसा लगता है? वो एक डर होता है, खुशी होती है, वो कैसा लगता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ये तो सिंपल है, थोड़ा अजीब लगता है मुझे। इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे मैंने सीखा है, मैं अभी तक उस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ सुना सकूँ, पर वो बैठे होते तो मैं कहूँगी मुझे नर्वस फील होता है, मुझे अजीब लगता है, मुझे बहुत वियर्ड लगता है। और इसीलिए आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरी कथाओं में कोई बहुत डीप मीनिंग वाले प्रसंग आते हैं तो मेरे पापा उठ के चले जाते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसके दिमाग में चलता रहेगा कि पापा पीछे बैठे हैं जिनको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है और ये अभी मेरी गलतियां निकालने बैठ जाएंगे। तो वो आज भी जब ऐसे प्रसंग होते हैं तो मुझे और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए वो पीछे चले जाते हैं कि मुझे लगता है वो चले गए, अब मैं ज़्यादा हिम्मत से वो बात कर सकती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे दिमाग में रहेगा कि मेरे सामने कोई ऐसा बैठा है जो मेरी एक एक गलती पकड़ सकता है। और मम्मी का क्या रिस्पॉन्स रहता है कथाओं पे? मम्मी तो मम्मियाँ होती है हमारी, सबसे कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा मेरा ही है,
सबसे बेस्ट, ये जो करे वो बेस्ट है। तो मेरी मम्मी भी बिल्कुल वैसी है और अच्छा है, ये एक बैलेंस बनता है। तो मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म लेकर आते हैं और जैसा आपने कहा एग्जैक्टली अभी नया नया व्हाट्सएप चलाना उन्होंने सीखा है, इधर ही बीच। कुछ साल ही हुए हैं उनको। तो पहले तो क्या होता था, मैं जब कथा कर रही होती थी ना तो वो गलतियां निकाल लेते थे पर रूम में आते आते भूल जाते थे। अच्छा, तो अब व्हाट्सएप कर देते हैं। अब वो वहीं बैठे बैठे मुझे व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि जब तक मैं रूम में पहुंचूंगी मेरे पास 10 मैसेज लिखे होते हैं, ये गलत बोला, ये गलत बोला, ये नेक्स्ट टाइम से सही करना। तो अब गलतियों की नई सूची मुझे पहले ही मिल जाती है। पर वहीं मेरी मॉम वो एक बैलेंस बना देती है मेरी तारीफ करके। तो क्रिटिसिज्म और तारीफ बैलेंस रूप में मेरे घर में चलती है। अच्छा, जया जी प्रणाम। बहुत से बुद्धिजीवी संसार को केवल इस आधार पर मिथ्या घोषित कर देते हैं कि वह अनित्य है, परंतु किसी वस्तु को केवल इस आधार पर झुठलाना कि वह नष्ट हो जाएगी कहां तक उचित है? नहीं, झुठला नहीं रहे हैं, जी रहे हैं तो झुठला कैसे सकते हैं? पर जो चीज नष्ट हो जाए वो तो सच हो नहीं सकती ना। अगर आप, जब हम कथाओं में बात करते हैं कि सच की परिभाषा क्या है, जो कभी बदले ना, अडिग रहे। और झूठ हर परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार बदलता है। तो संसार बदल रहा है, हम और आप बदल रहे हैं, हमारे डिपेंडेंसी जिन चीज़ों पर है वो चीज़ें बदल रही है। बचपन में बच्चे को खिलौना चाहिए, जवानी में मस्ती चाहिए, थोड़ा आगे बड़े पैसे चाहिए, फिर रिश्ते चाहिए, अंत में भगवान चाहिए। तो इतना कंटिन्यूसली आपकी डिपेंडेंसी जिन चीज़ों से अलग हो रही है तो वो सच तो हो नहीं सकता ना। सच तो एक ही चीज़ होती है जो कभी बदले ही ना। और इसीलिए भगवान को सच कहते हैं कि आप और हम नहीं थे तब भी थे, आप और हम हैं तब भी हैं, आप चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। तो जीना है और रोल्स अच्छे से निभाने हैं। झूठ का मतलब ये नहीं जीना छोड़ दो, लेकिन ये जान के जियो कि ये सच नहीं है। तो जब भी आपके जीवन में ऑपोजिट सिचुएशंस आएगी आप टूटेंगे नहीं। ये कहीं ना कहीं आपके बेहतर काम के लिए ही बोला जा रहा है। वरना जब सच मान के चलते हो तो एक फेलियर देके इंसान जीवन त्याग देने वाली बात कर देता है। क्यों? इन चीजों के लिए क्या जीवन त्यागना? 10 साल बाद तो इन्हीं चीजों पर हंसते हैं बैठकर कि क्यों रो रहे थे तब। तो वो झूठ ही हुई ना। राधे राधे। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है कि भागवत कथा और भागवत गीता में क्या अंतर है? बहुत ही सिंपल अंतर है। पहली चीज तो भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है और ये महाभारत का एक हिस्सा है। और श्रीमद् भागवतम ये वेदव्यास जी ने तब इसकी रचना करी जब इनको लग रहा था कि ऐसा क्या लिखूं जिसमें सब कुछ आ जाए। तो श्रीमद् भागवतम में आपको 24 अवतारों की लीलाएं बताई गई है। भगवान ने कुल 24 अवतार ही लिए हैं और पूरे 24 अवतार में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कितना किया, वो सब कुछ एक साथ है। और गीता जी में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जो महाभारत की युद्ध से पहले उन्होंने किया था। तो ये दोनों में अंतर है। नाम की वजह से थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है पर ये अंतर है। हेलो मैम, मेरा नाम सोनाली है और मेरा सवाल ये है कि हम लड़कियां अक्सर ये सुनते हैं कि हमें पीरियड्स में पूजा नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स के द्वारा। तो क्या हम पूजा कर सकते हैं और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ मैम, ये एक सवाल है कि वो बोलें कि पीरियड्स में पूजा नहीं करनी चाहिए। और पीरियड्स में पूजा ही नहीं, पीरियड्स में पूजा घर में भी मत जाओ, पीरियड्स में मंदिरों में भी मत जाओ। कई घरों में अभी भी उत्तर भारत में और कई सारे इलाकों में भी कई घरों में अभी भी ये प्रथा है कि पीरियड्स में महिलाओं को अलग जगह कथरी और बोरा बिछाकर खाना तक खिलाया जाता है। अभी भी ये होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, हर चीज़ शुरुआत आपकी सहूलियत के लिए की गई थी। हर चीज़ की शुरुआत, आगे जाके हमने चीज़ें बिगाड़ दी, नाम भगवान का लगा दिया। अब पहला चीज़ था कि औरत पहले पूरा घर देखती थी और उसमें मैक्सिमम चीज़ें होती थी, मंदिर और किचन, मैक्सिमम काम। तो उसको छुट्टी मिलती नहीं थी। तो इस कुछ दिनों में उसको इन दोनों चीज़ से छुटकारा दे दिया जाता था कि ये दोनों काम तो बिल्कुल ही करने नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं एड्स में कितनी आप उछल कूद दिखा दे, करने का किसी का मन नहीं होता। वो सब उनको लगता है कि उस समय मुझे आराम मिल जाए, मुझे थोड़ा आइसक्रीम मिल जाए, चॉकलेट्स मिल जाए, हॉट बैग्स मिल जाए, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। ये बॉडी की हालत होती है। तो उस समय रेस्ट दिया गया। दूसरा, जो आज आपको चीज़ें मिलती है, चाहे टैम्पॉन्स है, चाहे जो भी है, पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले मोस्टली आसपास जंगल होते थे तो घरों से बाहर आप इतनी इजीली निकल नहीं सकते। तो बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं होता था, चाहे वो अब स्मेल की वजह से है, जो भी है, आसपास जानवर है, तो आपको एक रूम में रहने की इजाज़त दी जाती थी। तीसरा, जो नीचे सुलाने की बात है, आज भी ये चीज़ें कई जन प्रूव करते हैं कि जो बहुत सॉफ्ट बेड्स होते हैं वो उस वक्त आपके शरीर के लिए अच्छे
नहीं होते। आपको ज़्यादा बेटर मिलता है जब आप थोड़ा सा हार्ड सर्फेसिस पे सोए, तो वो ज़मीन पे सोने की बात होती थी। ये चीज़ें होती थी। आगे जाके जब किसी को रीज़न नहीं पता था इन चीज़ों का, उन्होंने इनको अछूत बोल के कर दिया कि दूर रखना है, बंद कर देना है, ज़मीन पे सुलाना है, ये चीज़ें कर दी। ये चीज़ें इन चीज़ों के लिए थी नहीं। जब भगवान की बात आती है तो भगवान के लिए एक तो देखिए मैं ये मानती हूँ कि रूप कोई भी हो, आप भगवान को कभी भी मना सकते हैं। भगवान इन चीज़ों से बहुत परे है कि हम किस स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमेशा कहा जाता है कि चाहे आप वॉशरूम जाते हैं, आप जब तक नहाए नहीं हैं तब तक आपको भगवान को छूना नहीं चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि वो महीने का जो एक तरीके का वेस्ट होता है आपका, उस वक्त निकलता है। तो इसीलिए भी कई जन कहते हैं कि आप उस वक्त भगवान को टच ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी कोई कहे कि और दुनिया बहुत स्थितियों में टच कर रही है तो उससे तो ज़्यादा ही पवित्र हैं हम उस वक्त कि हम करें, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई ये कह दे कि वो इम्प्योर ब्लड है, तो कई चीज़ें इसको आगे जाके प्रूव कर रही है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप उतने समय के लिए पीरियड से होते नहीं हैं, खून से सींचा जाता है बच्चे को। अगर वो ब्लड इम्प्योर है तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति इम्प्योर है। तो चीज़ें अलग थी, आपने आगे जाके उसको बिगाड़ दिया। तो आपकी सहूलियत के लिए हर चीज़ बनाई गई है। अगर आपको आंसर आपके बड़ों से नहीं मिल रहा, आंसर खुद ढूंढिए, पर स्क्रिप्चर कभी आपको गलत नहीं कहता। जया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ललन टॉप के मंच पे आई।